जय हिंद फ्यूचर ऑफिसर्स। मैं सचिन शौगंध आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म मानेकशॉ ऑफिसर्स एकेडमी पे। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं सीडीएस एनडीए एफकेट के एग्जाम के लिए तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए ताकि आपके प्रिपरेशन को एक बूस्ट मिल सके। हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है और आज हमारा साइंस का 4th चैप्टर हमने पढ़ना है 9th क्लास का, जिस चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। एटम के बारे में हमने हमारी प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि एटम क्या होता है, उसको ही आज आगे समझेंगे। एटम आर नॉट डिविजिबल, ये हम पढ़ चुके हैं। आर कंपोज्ड ऑफ 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स। जो आपका एटम होता है वो डिविजिबल तो नहीं होता है, लेकिन वो 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है। तो वो पार्टिकल्स कौन से हैं? वो पार्टिकल्स हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब सर अभी तो कह रहे हो आप अनडिविजिबल है, अब आपने इनको डिवाइड कर दिया। इसका कहने का मतलब क्या होता है? तो इसका कहने का मतलब ये होता है कि किसी भी एटम के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो एक जैसे ही दिखेंगे। उस इलेक्ट्रॉन के प्रोटॉन भी, मतलब उस एटम के प्रोटॉन, चाहे वो इस पेन का प्रोटॉन है चाहे इस बोर्ड का प्रोटॉन है, दोनों के प्रोटॉन सेम दिखेंगे। बट जो एटम्स होंगे, इसका एटम एक अलग तरीके का एटम दिखेगा, इसका एटम एक अलग तरीके का एटम दिखेगा। तो जब हम डिवाइड करते जाते हैं तो सबसे जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, जिसकी अपनी एक अलग से आइडेंटिटी होती है, वो हमारी एटम होती है। आगे बढ़ते हैं, चार्ज पार्टिकल्स इन मैटर्स। अब चार्ज पार्टिकल्स कौन से हैं? एक तो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, ये सभी को पता है। दे वर डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन बाय कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। ये इंपॉर्टेंट है, किसने किया? जे थॉमसन ने। आगे बढ़ते हैं, कैनाल रेज आर पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशन कंसिस्टिंग ऑफ प्रोटॉन्स। इंपॉर्टेंट बात, इंपॉर्टेंट है ये, एज इट इज लाइन आपके एग्जाम में पहले आई हुई है स्टेटमेंट की फॉर्म में और फिर से आने के चांसेस हैं, तो इसको आप स्टार मार्क कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स वर डिस्कवर्ड बाय ई गोल्डस्टीन। द थर्ड फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम आर नोन बाय द नेम ऑफ न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। आपके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। इनकी डिस्कवरी की थी आपकी जेम्स चैडविक ने। वेरियस मॉडल्स वर गिवन टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अब एटम है सर, वो दिखता कैसा है ये बताने के लिए ना बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए। उन्हीं एक्सपेरिमेंट्स में से पहला एक्सपेरिमेंट जो हुआ उसको कहा जाता है थॉमसन्स एटम मॉडल। थॉमसन साहब ने क्या कहा था वो समझते हैं। Thomson thought an atom has a sphere of positive charge which electrons are embedded. An atom is a whole electrically neutral because the negative and positive charge are equal in magnitude. इसी को थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। होता क्या है, इन्होंने भाई साहब ने कहा कि ये पूरा ये आपका एटम है जिसमें ये सब कुछ पॉजिटिव है। ये पूरा जो गोला है, स्फीयर है, ये पॉजिटिव चार्ज का बना हुआ है। अब इसमें कहीं कहीं पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऐसे अलग अलग जगह पे पड़े हुए हैं इसके अंदर। जैसे तरबूज खाते हैं हम, है ना, इसको उससे रिलेट भी किया जा सकता है कि तरबूज में जो लाल हिस्सा होता है वो तो पूरा हमारा पॉजिटिवली चार्ज है। अब उसमें कहीं कहीं काले जो बीज मिलते हैं हमें, वो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। क्यों? क्योंकि आपका जो नेगेटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज है उनका जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल होता है और वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। एक ये थ्योरी आई। उसके बाद जो सेकंड थ्योरी हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो है आपके रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी। इन्होंने क्या कहा? ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑफ अल्फा रे एंड गोल्डफॉयल, रदरफोर्ड कंक्लूडेड दैट थॉमसन मॉडल वाज इनकरेक्ट। इनसे हमें पता लगा कि थॉमसन भैया ने जो बातें कही थी वो बातें गलत थी। तो इन्होंने क्या किया ऐसा? इन्होंने एक गोल्ड फॉइल ली, उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल क्या होता है अभी बताऊंगा, उनको बोम्बारमेंट कर दी उनके ऊपर बहुत सारी। अब वो जो बोम्बारमेंट की तो उनमें से बहुत सारे इन्होंने पाया, इधर स्क्रीन लगा दी कि ये आर पार निकल गए हैं, सीधे निकल गया, मान गया। कुछ अल्फा पार्टिकल्स रेडिएट हो गए हैं, ऐसे इधर इधर डायरेक्शन में डेविएट हो गया, और बहुत सारे मतलब लाखों में से कोई एक पार्टिकल जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से आपका वापस चला गया। अब क्या होते हैं अल्फा पार्टिकल? हीलियम का न्यूक्लियस को आप अल्फा पार्टिकल समझ सकते हो, यानी कि 2 पॉजिटिव चार्ज होता है उसके ऊपर, उसको कहते हैं हम क्या? अल्फा पार्टिकल। तो एक हैवी पार्टिकल जिसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है,
हीलियम के बारे में बात करते हैं तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 न्यूट्रॉन होते हैं और 2 आपके प्रोटॉन होते हैं। अब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल दिए इन्होंने, तो बच गया उसका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में अब उसके पास 2 प्रोटॉन है और 2 उसके पास न्यूट्रॉन है, तो उसका मास तो हो गया 4 यूनिट और चार्ज हो गया उस पर 2 पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव चार्ज का बना होता है अल्फा पार्टिकल। तो पॉजिटिव चार्ज यहां पे आ रहा था, अब वो बहुत सारा तो सीधा निकल गया पॉजिटिव चार्ज, अब वो डिफ्लेक्ट भी हुआ है और एक डिफ्लेक्ट हुआ है जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से, मतलब यहां भी कहीं पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करता है, एक दूसरे को वो अट्रैक्ट नहीं करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, एक नेगेटिव चार्ज होता एक पॉजिटिव होता तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता, बट दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं वो तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो यहां पे रिपेलमेंट हुई है, तो इसका मतलब यहां कहीं पे भी पॉजिटिव चार्ज था। ये एक्सपेरिमेंट है। अब आगे बढ़ते हैं इसी में। ही प्रपोज्ड एन एटॉमिक मॉडल बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट। ओके, इन दिस मॉडल ऑल द पॉजिटिव चार्ज यानी प्रोटॉन्स वर प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द एटम इनसाइड द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन वर प्रेजेंट इन ए सर्कुलर ऑर्बिट। तो इन्होंने कहा कि जैसे ये एटम है तो इसके सेंटर के अंदर पॉजिटिव चार्जेस हैं कि यहां पे वो टकराया था अल्फा पार्टिकल, वो यहीं से वापस आ गया था। यहां नेगेटिव पार्टिकल्स घूम रहे हैं जिन्हें हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ताकि कि वो पॉजिटिव रे आई थी और वो इसके आर पार निकल गई थी यहां से, अगर यहां पे भी पॉजिटिव होता तो वो उसको फेंक देता वापस, बट नहीं फेंका उसने, इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है या यहाँ से वो खाली है। ही सेड द इलेक्ट्रॉन आर नॉट एट द रेस्ट, इलेक्ट्रॉन रेस्ट में नहीं है। कीप मूविंग कंटिन्यूअली इन दीज सर्कुलर ऑर्बिट्स, कि ये चारों तरफ इन ऑर्बिट्स में गोल गोल घूमते रहते हैं। ही आल्सो सेड दैट द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल, अगेन वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ एटम। कितना छोटा होता है? फर्मी लेवल का होता है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ है, फर्मी लेवल। ड्रॉबैक्स क्या थे अब इसके? ही कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी, को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि क्या होती है। In the electron were stationary, if the electron were stationary, then the strong electrostatic force of attraction between the dense nucleus and electron would pull the electron towards the nucleus. Thus, it cannot explain the stability of an atom. वो नहीं बता पाई है। ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि अगर यहाँ चारों तरफ इलेक्ट्रॉन है और बीच में पॉजिटिव प्रोटॉन है, तो ये एक दूसरे के अंदर मर्ज क्यों नहीं हो जा रहे? इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाई है। Rutherford model does not give any idea about the distribution of electron around the nucleus. अब इन्होंने ये भी नहीं बताया कि यहाँ इतने इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ इतने इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ इतने इलेक्ट्रॉन होंगे, ऐसा इन्होंने नहीं बताया। It cannot explain the atomic spectra, उसको ये एक्सप्लेन नहीं कर सके। आपसे ये बातें पूछी जा सकती हैं स्टेटमेंट बेसिस में, बट पूछे जाने के चांसेस कम है। तो पूछा क्या जा सकता है कि सबसे पहली चीज तो अल्फा पार्टिकल क्या होता है, अल्फा पार्टिकल पे चार्ज कितना होता है, 2 पॉजिटिव चार्ज होता है और मास कितना होता है, 4 यूनिट मास होता है। वो कैसे होता है वो हमने अभी समझा। आगे बढ़ते हैं, बोर्स एटॉमिक मॉडल क्या है? बोर्स एटॉमिक मॉडल ये दिया था आपका नील बोर ने। प्रपोज द इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट अराउंड द न्यूक्लियस रिवॉल्व इन ए स्पेसिफिक ऑर्बिट कॉल्ड एनर्जी लेवल्स, कि इसके चारों तरफ आपके ये गोल गोल घूमते हैं एक पर्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर, और उन ऑर्बिट्स को कहा जाता है एनर्जी लेवल्स। आगे बढ़ते हैं। He also stated that electron do not release energy while revolving, thus the resulting atom is a stable one. भाई रदरफोर्ड नहीं बता पाया, वो क्या कह रहा था कि वो गोल गोल घूम रहे हैं, अब गोल गोल घूमेंगे तो वो क्या करेगा, एनर्जी रेडिएट करेगा, रेडिएट करेगा तो एक दिन उसमें मर्ज हो जाएगा, तो आपका एटम एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। लेकिन एटम तो एग्जिस्ट करता है, एटम एग्जिस्ट करता है इसलिए सब चीजें एग्जिस्ट करती हैं। अब रखे रखे तो ये पेन गायब नहीं हो जाता ना, तो क्यों नहीं हो रहा, वो इन्होंने बताया। इन्होंने क्या बताया कि वो गोल गोल तो घूम रहे हैं सर, लेकिन वो एनर्जी रेडिएट नहीं कर रहे हैं, मतलब जिस रास्ते पे घूम रहे हैं कल को भी उसी रास्ते पे घूमेंगे, परसों को भी उसी रास्ते पे घूमेंगे, नेक्स्ट डे भी उसी रास्ते पे घूमेंगे, वो अपना रास्ता नहीं चेंज करेंगे एनर्जी लूज करके, इसलिए वो स्टेबल है आपका एटम, इसलिए हर चीज एग्जिस्ट कर पा रही है। द शेल्स इन विच द इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट आर नोन बाय द नेम ऑफ K11। ये उन्होंने शेल्स के नाम दे दिए कि पहली शेल जिसके चारों तरफ घूम रहा है वो K, नेक्स्ट वाली शेल जिसमें घूम रहा है वो L, नेक्स्ट वाली शेल जिसमें वो घूम रहा है वो M, और सबसे लास्ट वाली आपकी हो गई N। तो ये इन्होंने बता दिया, या इसको 1 2 3 4 का नाम दे दो आप, वो भी कर सकते हो, एज प्रपोज्ड बाय द बोर एंड बरी। Each shell contain a specific number of electron which can be calculated using the formula of 2n square। अब आपको पता करना है कि कौन से शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं, तो उसका फॉर्मूला है 2n स्क्वायर।
कि अगर पहले में है तो n की जगह 1 रख दो, तो पहले में कितने आ सकते हैं सर, 1 का स्क्वायर 1, तो पहले में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। सेकंड ऑर्बिट में कितने आ सकते हैं, 2, m की जगह फिर से आपने रख दिया 2, और 2 का स्क्वायर एंड 2 2 ज़ा 4 एंड 2 अगेन 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम। तो ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, और इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पहले भी आया हुआ है और फिर से आ सकता है। और जैसे डाल्टन एटॉमिक मॉडल, तो ये था, इन्होंने बोल दिया था कि एक आपकी चीजें इस तरीके से हैं। थॉमसन भैया ने कहा था वो प्लम पुडिंग की फॉर्म में है। आपका रदरफोर्ड भैया ने बता दिया था कि बीच में न्यूक्लियस है, पॉजिटिव चार्ज है। और आपका बोर एटॉमिक मॉडल एग्जैक्टली ये है कि आपका बीच में यहाँ पे न्यूक्लियस है और यहाँ पे चारों तरफ वो घूम रहे हैं नॉन एनर्जी रेडिएटिंग ऑर्बिट्स के अंदर। आगे बढ़ता, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या होती हैं, वैलेंसी क्या होती है, ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपका आने के पूरा चांस है एग्जाम में, और इस बार आएगा। एंड अगेन आई एम सेइंग कि आएगा तो आएगा। वैलेंसी इज डिफाइंड एज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट। वैलेंसी की डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए एज इट इज। वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ इट्स एटम। वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी होती है कि वो कितने और एटम्स के साथ कंबाइन कर सकता है एक एटम, वो उसकी वैलेंसी कहलाएगी। जैसे ऑक्सीजन आपका 2 के साथ कनेक्ट कर सकता है, तो ये आपका कहलाते हैं कि ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है। आपका कार्बन 4 से कनेक्ट कर सकता है, तो कार्बन की वैलेंसी 4 है। और ये डिपेंड करता है कि इनके आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है। एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द एटम। प्रोटॉन के इक्वल ही लिखोगे आप, इलेक्ट्रॉन के इक्वल नहीं लिखोगे, जबकि प्रोटॉन और इक्वल होते हैं इलेक्ट्रॉन हमेशा किसी एटम के अंदर, अगर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एटम है तो। लेकिन क्या होता है, जब भी कोई रिएक्शन होती है तो आपका इलेक्ट्रॉन निकल सकता है बाहर, तो वो आयन भी बन सकता है ना। फिर भी आपको काउंट किसका करना होता है, प्रोटॉन का, क्योंकि प्रोटॉन निकलेगा नहीं, राइट। इज इक्वल टू द सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये एटॉमिक नंबर आपका हो गया इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन, एंड एटॉमिक मास इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन टुगेदर। आइसोटॉप्स क्या होते हैं और आइसोबार्स क्या होते हैं, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। आइसोटॉप्स आर द एटम्स हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर, जिनका एटॉमिक नंबर सेम है और एटॉमिक मास अलग अलग है, तो कहलाएंगे आपके आइसोटॉप्स। और अगर इसका उल्टा हो जाए, तो अगर मैं कहूं कि सर मेरा एटॉमिक मास सेम है और एटॉमिक नंबर अलग अलग है, तो उसको क्या कहेंगे, तो उसको कहेंगे हम आइसोबार्स। These are the important terms जो आपको पता होनी चाहिए, जो एग्जाम में मल्टीपल टाइम्स पूछी गई हैं और फिर से पूछी जाएंगी। क्वेश्चन यहीं से बनता है, आपको वो आना चाहिए। अगर आपने पीछे वाले लेक्चर्स अभी तक नहीं देखे हैं, तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल की प्लेलिस्ट में जाके आप उन लेक्चर्स को देख लीजिए। इस चैप्टर की और पीछे वाले सभी चैप्टर्स की आपको पीडीएफ अवेलेबल करवा दी जाएगी आपके टेलीग्राम चैनल पे, तो उसको ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप हमसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, कोई क्वेरी है, तो आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, हमें इंस्टाग्राम पे आप टेक्स्ट कर सकते हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे बैचेस, हमारे ऑफलाइन बैच स्टार्ट होने जा रहे हैं 23 जनवरी से दिल्ली के अंदर, नया फ्रेश बैच स्टार्ट होने वाला है। अगर आपको वो ज्वाइन करना है तो उसके रिगार्डिंग भी आप हमें नीचे टेक्स्ट करके बता सकते हैं। हमारी ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस दोनों अवेलेबल रहेंगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।